जी नमस्कार, रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। लूसेंट सामान्य अध्ययन कोर्स श्रृंखला जिसमें कंप्लीट लूसेंट रखी गई है, जिसमें पहला सब्जेक्ट इतिहास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला वेद ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में या 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। सेकंड वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में। बताइए ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अभी बताया, होत्र। अगला वेद सामवेद। सामवेद क्या होता है? यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन होते हैं, जिसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला आता है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा जाता है? तो सभा और समिति को। तथा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्व वेद में कहा गया है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्व वेद। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है।
देखते हैं कौन से पुराण कौन से वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन यहां से बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगला नोट देखते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य और कौटिल्य। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा और उसके लेखक होते हैं अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, जिसमें मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसमें पहले आता है यूनानी रोमन लेखक टेशियस। टेशियस ईरान का राजवेद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है। हेरोडोट्स हेरोडोट्स जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस, ऑस्टियोबुलिस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगस्थनीज के द्वारा। अगला डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। जो भी पॉइंट आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहेगा, उसको रिपीट करा देंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है। निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी आपकी ये इतिहास वाली सीरीज कंप्लीट होगी, आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाइयान। फाइयान मोस्ट आईएमपी है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, जिसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी तथा समृद्ध बताया है। ठीक है। फायान ने ही मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अगला संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसोंग। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। हेनसोंग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कंप्लीट नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़िए। हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के। हेनसोंग की पुस्तक का नाम सी यू की। ठीक है, इतना काफी है। एक और बात नोट, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अल बरूनी। क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद अर्थात तहकीक हिंद या भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। अन्य लेखक की बात करें तो तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था जिसने क्यंग्यूर और तेंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई, जो कि एशिया माइनर में स्थित है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर, विदिशा, मध्य प्रदेश गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शोहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। सारे क्वेश्चन आईएमपी है। ठीक है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख और शासक कौन है, भानुगुप्त। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है और अरिकीमेणु या पडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। एक बार महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित शासक देख लीजिए जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक कौन माना जाएगा, तो हाथी गुम्फा अभिलेख का शासक माना जाएगा कलिंगराज खारवेल। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि जिसका शासक रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज।
भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। एक बार फिर से देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख से संबंधित शासक हैं गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजयसेन। कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या रहता है कि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, जबकि एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त का है। कंफ्यूज नहीं होना। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।